हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हम एक एक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखा, हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देखा, हमने आर्टिकल 21 को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार किया है, हमने जीवन साथी चुनने के अधिकार को देखा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल आ रहा है जो आपके सभी आर्टिकल्स जो है मौलिक अधिकार के, उसका क्या है, बैकबोन है, उसका क्या है, वह बेस है। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और हमारे संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनका नाम क्या था बेटा, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, उन्होंने इस आर्टिकल को हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय और आत्मा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को बोला गया है, और उन्होंने इसको हृदय और आत्मा क्यों बोला था। उसका मेन कारण यह है कि यह हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करता है, संरक्षण करता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का आपको लगता है हनन हो रहा है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की क्या करेगा, चिंता करेगा। मौलिक अधिकारों को बनाए रखना जो काम होता है वह किसका काम होता है, आपके सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। इसलिए इसको हृदय और आत्मा कहा है। स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का संरक्षण यदि कोई करेगा तो वह कौन करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब इसमें क्या होता है, आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट कई तरीके की रिट जारी करता है। बेटा क्या करता है, कई तरीके की रिट जारी होती है। सुप्रीम कोर्ट भी कई तरीके की रिट जारी करता है, हाई कोर्ट भी कई तरीके की रिट जारी करता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है। किसके लिए, सिर्फ मौलिक अधिकारों के। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है ना बेटा, वह हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ प्रवर्तन के लिए भी और अन्य विधियों के लिए भी क्या होता है, रिट जारी कर सकता है। अब ये कौन कौन सी रिट होती है, यदि मैं बात करूं, सबसे पहली रिट जिसको हम बोलते हैं क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे बेटा इसको हैबस कॉर्पस। क्या बोलेंगे, हैबस कॉर्पस। अब ये जो रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है। यह रिट होती है गिरफ्तारी के संबंध में। यह रिट जब जारी की जाती है यदि आपको लगता है कि आपको अवैध रूप से क्या किया है, गिरफ्तार किया है। हमने एक आर्टिकल देखा था, आर्टिकल नंबर 20, जिसमें हमें यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि यदि हमें कोई गिरफ्तार करता है तो हमें किस तरीके से हम उससे पूछ सकते हैं कि आपने हमें क्यों गिरफ्तार किया। उसमें हमें यह अधिकार दिया है कि इसमें आपको 24 घंटे के अंदर क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद आपकी क्या होगी, जुडिशियल कस्टडी की मांग होगी। तो ये सब चीज़ें आपके क्या है, मौलिक अधिकार। आपको अपना लॉयर चुनने का अधिकार दिया गया है। तो यह रिट जब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है बेटा अवैध रूप से क्या किया है, गिरफ्तार किया गया है। किस रूप से गिरफ्तार किया गया है, अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। तो इस रिट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैबस कॉर्पस। दूसरी रिट की मैं यदि बात करूं, उसको हम बोलते हैं परमादेश। यदि इंग्लिश में बात करूं तो इस रिट को बोलते हैं मैंडमस। यह रिट क्या होती है बेटा, यह रिट वह रिट होती है जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर पा रहा है, या जब कोई व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकता है बेटा, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बोल सकता है कि आप अपने दायित्वों को भूल रहे हो, आपकी जो ड्यूटी है वह भूल रहे हो। और यह रिट जो होती है बेटा, यह रिट निजी संस्थाओं के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती। बाकी रिटें निजी और व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए भी हो सकती हैं, लेकिन यह रिट जो होती है वह निजी संस्थाओं के खिलाफ क्या होगी बेटा, नहीं जारी की जा सकती। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैंडमस बोलते हैं। जैसे कि ये रिट हम मैं बात करूं यदि कि ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके लिए भी नहीं की जा सकती। आप इनके दायित्वों के बारे में नहीं बता सकते, या आप उनको ये एहसास नहीं करा सकते कि आप अपने कर्तव्यों को क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। तो ये एक दूसरी रिट होती है जिसको हम बोलते हैं परमादेश। अगली रिट की यदि मैं बात करूं, अगली रिट होती है बेटा प्रतिषेध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिटेशन। मतलब इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ एक होता है रोकना, प्रतिषेध। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह होता है कि जब आपका अधीनस्थ न्यायालय, मतलब न्यायालय होते हैं सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो जो छोटा न्यायालय होता है, जब अधीनस्थ न्यायालय आपकी अधिकारिता क्षेत्र से, उसकी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर चला जाए। भाई हर के नियम होते हैं, हर चीज के लॉ होते हैं। यदि मान के चलिए कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता क्षेत्र से क्या हो रहा है, बाहर चला जा रहा है, तो उस संबंध में उच्च न्यायालय क्या करेगा, उस अधीनस्थ न्यायालय को यह रिट देगा जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोहिबिटेशन। अब इसके बाद एक रिट और आती है जिसको बोला जाता है उत्प्रेषण। अब ये उत्प्रेषण क्या होती है, उत्प्रेषण भी ठीक उसी तरीके की रिट होती है कि जो उच्च न्यायालय द्वारा
अधीनस्थ न्यायालय को क्या की जाती है, जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के लिए भी जारी की जाती है। इसके लिए एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चले गए थे जिनका नाम क्या था, हरि कृष्ण कामत। एक केस चला था हरि कृष्ण कामत वर्सेस इक्शाक, है ना, अहमद इक्शाक करके केस चला था, हरि कृष्ण कामत वर्सेस अहमद इक्शाक। इन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा कि प्रतिषेध भी वही लगभग अप्रोक्स रेट है और उत्प्रेषण भी क्या है, लगभग वही रेट है, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डेफिनेशन में कहा था कि प्रतिषेध जो रेट होती है वह किसी केस के निर्णय से पहले दी जाती है, और ये जो रिट है उत्प्रेषण ये निर्णय होने के कब दी जाएगी बेटा, निर्णय होने के बाद दी जाती है। निर्णय होने के बाद उत्प्रेषण रेट दी जाती है और प्रतिषेध कब दी जाती है, पहले दी जाती है। और उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को यह रिट जारी नहीं कर सकता। तो ये होती है प्रतिषेध और ये होती है क्या, उत्प्रेषण। इसके बाद एक अगली रिट होती है जिसको बोलते हैं हम बेटा अधिकार प्रच्छा। क्या बोलते हैं, अधिकार प्रच्छा, मतलब इसको बोलते हैं अथॉरिटी कवर। अब ये अधिकार प्रच्छा क्या होती है, अधिकार प्रच्छा जो रिट होती है यह वह रिट होती है कि यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा बात को, यदि कोई व्यक्ति संवैधानिक रूप से किसी अवैध रूप से किसी पद को धारण किया हुआ, यदि पता चलता है कि वह उस पद के लिए एलिजिबल है ही नहीं और उस पद को क्या कर रहा है, वह धारण किए हुए है, बाद में पता चलता है कि उस पद को धारण किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अधिकार प्रच्छा रिट के माध्यम से उस पद से तुरंत उसको हटा के उस पद को क्या किया जाएगा, उस पद को समाप्त किया जा सकता है, उस पद को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तो ये एक रिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिकार प्रच्छा बोलते हैं। अब इसमें ये सब रिटें जारी होने के बाद अगर हमने देखा आर्टिकल नंबर 32, इसको क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बाद इसको हृदय और आत्मा, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि सब कुछ आप संविधान में से हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि यह हमारे मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, बनाए रख रहा है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, इसीलिए सेफ है। अब इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एक आर्टिकल और देखा था जिसको निरसित कर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 31 हमने देखा, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमारे पास था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, किस आर्टिकल में डाला है, आर्टिकल 300 के क्लॉज नंबर ए में संपत्ति के अधिकार को डाला है। पहले संपत्ति का अधिकार हमारा क्या होता था, मौलिक अधिकार होता था। इसके बाद यदि मैं आगे की बात करूं तो आगे हम यह देखते हैं कि आर्टिकल 32 हमारा हो गया। अब आएगा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 33, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वह कहाँ से शुरू होते हैं, भाग 3 आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं और खत्म होते हैं कहाँ, आर्टिकल 35 पे। तो आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 33 क्या बोलता है कि जब किसी स्थान पर, ठीक है, जब किसी स्थान पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ क्या होता है, सेना का कानून लगा हुआ है, किसी राज्य में सेना का कानून लगा हुआ है, या ऐसी स्थिति में, ये देखो 33 और 34 ये दोनों लगभग क्या है बेटा, एक तरीके के हम उसको बोल सकते हैं कि सेम है। जैसे मैं अगर 33 की बात करूं, 33 में क्या हो रहा है कि जो कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, ऐसी संस्थाएं होती हैं जैसे कि भाई सेना हो गई, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ मौलिक अधिकारों पर किसी हद तक क्या है, प्रतिबंध लगा सकते हैं वहाँ के लोगों पर। कुछ गुप्तचर एजेंसीज हो गई, भाई रॉ हो गई, आईबी हो गई, तो वहाँ के लोगों को क्या है, कुछ उनके मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगाना पड़ता है कि आपको किसी कुछ स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है जो हम आम नागरिक को नहीं। ये किस लिए किया जाता है, ये देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया जाता है 33 में। और 34 में क्या होता है, यदि किसी स्थान पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, सेना विधि लागू है, यानी मार्शल लॉ किसी जगह लगा हुआ है, तो उस जगह पर एक सरकारी कर्मचारी को भी यह आदेश दिया जा सकता है कि वह अपनी सेवाएं रखे, ठीक है, या उसको पुनर्निर्मित करे या फिर से उसको करे, ठीक है। तो यह जब सेना विधि लगती है, मतलब मार्शल लॉ लगता है, उस समय 34 होता है। और आर्टिकल नंबर 35 के बारे में हम ध्यान रखें कि आर्टिकल नंबर 35 जो है वह क्या है, संसद द्वारा ऐसा कानून बनाया जाता है जो क्या हो, मूल अधिकारों पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाए। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध यदि लगाना है तो संसद कुछ हद तक, कुछ स्पेशल कंडीशन में मूल अधिकारों पर क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन आर्टिकल 35 के तहत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। किसी राज्य की विधानसभा को इसके अंतर्गत कोई भी कानून बनाने का अधिकार या मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का क्या है, अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है, क्वेश्चन आता है या एक सोचने में एक चीज आती है कि क्या ये मौलिक अधिकार कुछ जो हमने अभी तक पढ़े हैं यह सिर्फ क्या भारतीय लोगों के पास ही हैं क्या,
कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो किस आर्टिकल में वह अधिकार विदेशियों को भी दिया गया है, तो हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, हमने देखा था आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वलिटी, मतलब क्या? एक विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान है। तो आर्टिकल नंबर 14 में जो बातें दी गई है वो भारतीयों पर भी लागू हो रही है और किस पर? विदेशियों पर। फिर हमने एक आर्टिकल देखा था, आर्टिकल नंबर 20। ये क्या है? अपराधों के खिलाफ दोष सिद्धि। हमने देखा कि भारतीयों में क्या है, अगर गिरफ्तार किया जाता है तो पूछने का अधिकार है, वकील रखने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। सेम अधिकार यदि कोई विदेशी भारत में रहता है तो उसको आर्टिकल नंबर 20 के तहत मिलता है। और यह आर्टिकल ध्यान रखिएगा, जब 352 लगता है ना आपातकाल, उस समय भी यथावत बने रहते हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इसका विस्तार किया, तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह भी विदेशी नागरिकों को भारत में मिला हुआ है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो हमने देखा था एक आर्टिकल नंबर 23, यदि क्या होता है? मनुष्यों का क्रय विक्रय होता है, तस्करी होती है, मानव के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो वह अधिकार जो भारतीयों के पास है वह अधिकार किसके पास भी है? आपके विदेशियों के पास भी है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने देखा था क्या? आर्टिकल नंबर 24, यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, हमने देखा था यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराया जाता है तो वह क्या? आर्टिकल नंबर 24। ऐसी हाईली रिस्की जगह जहां पर क्या है? हाई रिस्क हो, तो वहां पर आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत क्या होता है? हम किसी के साथ किसी 14 साल के बच्चे से काम नहीं करवा सकते। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो एक आर्टिकल हमने देखा था धार्मिक स्वतंत्रता का, जिसमें क्या था? आर्टिकल नंबर 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमने देखा था इसमें कि हर व्यक्ति को धर्म मनाने की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपना धर्म सेलिब्रेट करने की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपने धर्म का क्या? प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल नंबर 25 भी विदेशियों को प्राप्त होता है। आर्टिकल नंबर 26 की मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 26 भी जो धार्मिक स्वतंत्रता का है, यह भी किसको प्राप्त होता है? विदेशियों को प्राप्त होता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 27, मतलब 26 में क्या है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना या अपने धर्म का प्रबंध करना। कोई कार्यक्रम आप कर रहे हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो उसके प्रबंध का अधिकार 26 में। आर्टिकल नंबर 27 में दी गई बातें धार्मिक स्वतंत्रता की मिलती हैं। आर्टिकल नंबर 28 की, मतलब धार्मिक स्कूलों में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाना या अपने धर्म की शिक्षा देने संबंधी जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर 28 में यह भी विदेशियों को क्या मिलता है बेटा? यह अधिकार भी विदेशियों को प्राप्त होता है। तो हमने इस वीडियो में हमारे आर्टिकल 32 को डिस्कस किया। हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 12 से संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स में क्या है? हमें कहाँ से लिए हैं? ये यूएसए से लिए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए। इसमें एक चीज और आती है कि मौलिक अधिकार के कुछ सिद्धांत हैं ना, बाकी का हम कल की क्लास में देखेंगे, लेकिन एक सिद्धांत मैं आपको बता दूं जिसको हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब जुडिशियल रिव्यू। इसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि यह जो है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये हम कल की क्लास में देखेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।